एमबी सर क्लासेस के समस्त विद्यार्थीगण को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। तो चलिए ट्रांसलेशन के अपने अगले सेगमेंट के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसके पहले हम लोग फ्यूचर परफेक्ट तक स्टडी कर चुके थे। अब हम लोग आज पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं। तो यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो अब यहाँ पर सबसे पहले इसको समझना है कि इसकी पहचान कैसे हम लोग करेंगे। पहली बात तो फ्यूचर है, तो अंत में क्या होगा, गा गी गे होगा। ठीक है। कंटिन्यूअस है तो रहा रही रहे होगा। तो यहीं से परिभाषा बन गई। मैंने आपको ट्रिक बताई थी याद करने की, कैसे आप लोग याद करेंगे परिभाषा को। तो फ्यूचर है, इसका मतलब गा गी गे है, और कंटिन्यूअस है माने रहा रही रहे शब्द लगा होगा। तो रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे हो गया। लेकिन इसमें जो है परफेक्ट भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि जब भी परफेक्ट दिया रहेगा कंटिन्यूअस के साथ में, इसका मतलब है कि वह समय भी उसमें जुड़ जाएगा। इसका मतलब समय का भी उल्लेख किया होगा, नहीं तो वो फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस बन जाएगा। अगर समय नहीं दिया है तो सेम ट्रांसलेशन कन्वर्ट हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस में। उसमें भी फ्यूचर है तो गा गी गे है, और कंटिन्यूअस है तो रहा रही रहे है। तो रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी पार्ट है। लेकिन अगर परफेक्ट इसमें दे दिया है तो इसका मतलब है कि समय भी इसमें जरूर शामिल होगा। तो इसका मतलब है कि रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे के साथ में अगर समय का भी उल्लेख किया गया है तो वही टेंस कन्वर्ट हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। अब इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे तो वही चीज़ पहचान में इसकी आप लोग देख रहे हैं क्या लिखा है, रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे, लेकिन समय के साथ, यानी समय का जिक्र जरूर दिया होगा। अब हम लोग देखते हैं इसको बनाने के क्या क्या नियम हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी लगती हैं, वो तमाम सारी बातें। तो अब यहाँ पे नियम, तो सबसे पहले क्या है, कर्ता लिखते हैं हम लोग, जो कि इंग्लिश का सामान्य रूल है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में हम लोगों ने सबसे पहले कर्ता को लिखते हैं, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं हम लोग। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। इसके बाद मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि जब भी कंटिन्यूअस दिया होगा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जरूर लगेगा, तो वही चीज़ है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं और बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा। जैसे राम सोमवार से क्रिकेट खेल रहा होगा। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं गा गी गे आ गया, रहा शब्द आ गया, इसका मतलब ये हो गया फ्यूचर का डिफिनीशन। फ्यूचर के कारण गा गी गे आया है, कंटिन्यूअस के कारण क्या आया है यहाँ पे, रहा रही रहे, और परफेक्ट के कारण क्या आया है, समय, यानी सोमवार से, 2 दिन से, 2 घंटे से, ये सब समय की बात है। तो इसका मतलब है कि यहाँ से फ्यूचर, यहाँ से परफेक्ट, यहाँ से कंटिन्यूअस मिलके क्या हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ऐसे भी पहचान सकते हैं आप लोग। तो अब यहाँ पे देखिए, इसको लिखने से पहले सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा इसका सब्जेक्ट कौन सा है। तो सब्जेक्ट का क्या है, राम। अब राम एक वचन है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब जैसे विल हैव बीन और शैल हैव बीन लगा है हुआ है। तो शैल किसके साथ लगता है, आई और वी के साथ शैल लगता है, और सभी के साथ विल लगता है। तो वही सहायक क्रिया यहाँ पे एज इट इज लिखी जाएगी। तो चलिए देखते हैं राम। अब यहाँ पे राम के साथ क्या आएगा, विल हैव बीन। अब खेलना का अंग्रेजी क्या होती है, प्ले, और उसमें आईएनजी लग जाएगा, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लेइंग। अब क्या प्लेइंग कर रहा है, तो क्रिकेट। अब यहाँ पे सोमवार से, तो अब यहाँ पे समझ लीजिए से की इंग्लिश यहाँ पे 2 होती है, एक होती है सिंस, एक होती है फार। क्या होती है, अब मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको स्पष्ट हो जाए कि हमें कौन सा सिंस कहाँ पे यूज़ करना है और कहाँ पर हमको फार यूज़ करना है। एक होता है सिंस और एक होता है फार। तो सिंस लगता है निश्चित समय के लिए, जब आपका समय निश्चित हो। निश्चित समय का मतलब सोमवार से, आज से, दोपहर से, शाम से, ठीक है, कल से, तो निश्चित है ये सब, ठीक है। लेकिन अगर यही कह दे
अनिश्चित समय आपको पता हो, अनिश्चित समय मतलब अनिश्चित समय का जो ये मतलब होता है वह यह होता है कि समय का कोई मानक नहीं होगा, निर्धारण नहीं होगा कि हम किस समय की बात कर रहे हैं। जैसे पिछले 2 सप्ताह से, तो पिछला कौन सा 2 सप्ताह, कौन से 2 सप्ताह की बात हो रही है? पिछले 2 घंटे से, 2 दिनों से, ठीक है। तो 2 दिनों से और 2 बजे, इन दोनों में अंतर है। जैसे 2 बजे हो गए, इसका मतलब समय निश्चितता की बात है कि 2 बज रहे हैं, तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग होगा। लेकिन 2 घंटे से अगर यही कह दिया, 2 बजे से और 2 घंटे से, दोनों में फ़र्क है। तो 2 घंटा का मतलब है कोई भी 2 घंटा, 12 से 2 तब भी 2 घंटा है, 3 से 5 तब भी 2 घंटा है, 10 से 12 तब भी 2 घंटा है। तो कौन सा 2 घंटा, कोई इसमें पता चल रहा है कि किस 2 घंटे की बात हो रही है? तो नहीं, ठीक है। तो तब यहाँ पर आपको फार यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर कह दिया 2 बजे से, तो निश्चित है समय 2 बजे, चाहे AM होगा चाहे PM होगा, लेकिन उसका वो फिक्स है कि इसी समय होगा। जिस समय 2 बजेगा, चाहे वो AM में बजे चाहे वो PM में बजे, 24 घंटे में 2 बार यहाँ पे हो सकता है संभावना कि चाहे 2 AM की बात कर रहा होगा वो, चाहे 2 PM की, यानी वो फिक्स टाइम है। तो वहाँ पे आपको सिंस का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब कोई समय ही नहीं पता होगा तो आपको यहाँ पे फार का प्रयोग करना पड़ेगा। तो अब सोमवार से तो इसका मतलब सोमवार तो फिक्स होता है, उसका एक इंडिविजुअल नाम है, सोमवार से मंगलवार से। तो यहाँ पर जो दिनों के नाम हैं उसके लिए हमेशा सिंस लिखा जाता है। तो सिंस यहाँ पर हो जाएगा सिंस मंडे, सिंस मंडे। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे देखते हैं। ट्रांसलेशन ज़्यादा से ज़्यादा करिए आप लोग, क्योंकि जब ट्रांसलेशन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तभी आप यहाँ पर इस चीज़ को समझ पाएंगे। और ज़्यादा समस्या जो इसमें होती है वो होती है कि जब क्वेश्चन आपको इंट्रोगेटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों में जोड़ के दिया हो, तब वहाँ पे आपको दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन नियम पे आप चलते रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, यह जो है मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो इसलिए आप लोग नियम के साथ चलते रहिए, नियम खुद ब खुद बताता रहेगा कि आपको कैसे लिखना है आपको। चलिए देखते हैं अगला। अब जैसे ये है, देखने में काफ़ी बड़ा है, ट्रांसलेशन की साइज़ बड़ी दिख रही है, लेकिन नियम के अनुसार अगर आप चलेंगे तो यह बहुत ही सरल ट्रांसलेशन बन जाएगा। लेकिन आपको नियम के अनुसार चलना पड़ेगा इसमें। तो नियम क्या कहता है, चलिए उस पर डिस्कस करते हैं। क्या से ट्रांसलेशन स्टार्ट है? तो मैं पिछले भी वीडियो में बहुत बार इसको बता चुका हूँ, जब भी ट्रांसलेशन अगर क्या से स्टार्ट होगा तो इंग्लिश में वह सदैव हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है? और जब एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब हो, जैसे इसी ट्रांसलेशन में विल हैव बीन, एक से अधिक हेल्पिंग वर्ब लगी हुई हैं, तब आप वहाँ पे सावधान हो जाइएगा। ऐसा नहीं है कि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लिख दिया तो विल हैव बीन पूरा लिख दिया आपने, यहीं पे गलत हो जाएगा। अब इसमें भी कन्फ्यूजन लोगों को रहती है। और यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिए, इसको कैसे लिखेंगे? विल, अब यहाँ पे हैव बीन भी इसके सहायक क्रिया है, विल हैव बीन, तो क्या पूरा लिख दिया जाए? तो वहाँ पे गलत हो जाएगा, पूरा आपको नहीं लिखना है, विल लिखिए। और अब यहाँ पे हमने विल हैव बीन को 2 सहायक क्रियाओं में तोड़ दिया है। कितनी सहायक क्रियाओं में? 2, एक विल है और एक हैव बीन है। तो अब मैंने आपको बताया था कि जब नॉट भी दिया हो और क्या से स्टार्ट हो
तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, पहली हेल्पिंग दो, चूंकि यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब हैं, दो हेल्पिंग वर्ब को जोड़ के बना है ये, तो एक है विल और एक है हैव बीन। तो अब ऐसा नहीं है कि विल हैव को एक साथ कर दिया और बीन को अलग कर दिया, नहीं, विल अलग रहेगा और हैव बीन अलग रहेगा। तो इसका मतलब है कि विल लिखेंगे, विल के बाद कर्ता लिखेंगे और कर्ता के बाद नॉट लिखेंगे और फिर उसके बाद हैव बीन जो दूसरी सहायक, यानी मैंने इस चीज़ को बार बार बताया था कि इन दोनों सहायक क्रियाओं के बीच में ही कर्ता और नॉट को लिखते हैं। यह चीज़ दिमाग में रख लीजिए, बस आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोनों सहायक क्रियाओं के बीच में ही कर्ता और नॉट को लिखा जाएगा, यानी कर्ता और नॉट यह कहाँ लिखा जाएगा, तो इन्हीं दोनों सहायक क्रियाओं के बीच में ही लिखा जाएगा। तो दो सहायक क्रिया कौन कौन सी हैं, एक विल है और एक हैव बीन है। तो विल और हैव बीन के बीच में ही हम लोग सब्जेक्ट और नॉट को लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा सब्जेक्ट इसका क्या है, दे, अब नॉट भी दिया हुआ है, नहीं भी है शब्द नॉट, ठीक। अब हैव बीन लिखिएगा, ठीक है, ये यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर आपने लिख दिया विल हैव अब दे नॉट बीन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि हैव बीन एक मिलकर सहायक क्रिया बनेगी और विल एक सहायक क्रिया मिलकर के बनेगी, यानी दो सहायक क्रिया ये दोनों हैं, न कि विल हैव को एक साथ कर लिया बीन को अलग कर दिया, तब वहाँ पे गलत हो जाएगा आपका उत्तर। तो इस चीज़ को सावधानी पूर्वक आप समझिएगा। तो यहीं पे मोस्टली लोग जो है वो गलती करते हैं कि विल यहाँ पे हैव लिख देंगे या विल हैव बीन ही पूरा लिख देंगे, विल हैव बीन और फिर दे नॉट, तो वहाँ पे गलत हो जाएगा। तो विल दे नॉट, अब यहाँ पे हैव बीन, अब स्टेप बाय स्टेप लिखिए, गो और गो में आईएनजी जोड़ेंगे, क्योंकि यह जो है वो कंटिन्यूअस टेंस है, तो आईएनजी जरूर जुड़ेगा फर्स्ट फॉर्म में, क्योंकि नियम में लिखवाया हूँ। अब गोइंग के बाद अब इसमें आप क्या करेंगे, गोइंग, अब इसके बाद कहाँ जा रहे थे बात ये आई, तो कहाँ जा रहे थे भाई, तो जौनपुर। अब यहाँ पे बहुत लोगों को यह समस्या आती है कि 2 बजे से लिख दिया, अब यहाँ पे गोइंग जौनपुर लिख दिया, अब उसके बाद हमने सिंस लगा करके 2 o'clock लिख दिया। लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा कि पहले जो और चीज़ें दी हुई हैं उसको लिख लीजिए, सिंस या फार को अंत में मोस्टली आप लोग लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे फिल्म देखने, तो यहाँ पे टू वॉच, टू ना ने नी शब्द आ गया, तो ना ने नी जब भी मैंने बताया था कि ना ने नी आएगा तो आप लोग इसमें टू लगा करके इसकी इंग्लिश लिख देंगे। तो टू यहाँ पे लगेगा, तो टू लगा दीजिए आप, टू यहाँ पे लग गया, टू वॉच द मूवी। अब यहाँ पे 2 बजे से, तो 2 बजे से निश्चित समय है, का निश्चित समय है, तो ये 2 बजे से निश्चित समय है, तो निश्चित समय के लिए क्या आएगा, सिंस 2 o'clock। अब आधे लोग 2 ऐसे लिख देते हैं, जो कि गलत है, इंग्लिश लिख रहे हो तो उसमें गिनती नहीं लिखना है, उसका ऐसे ही नाम लिखना है, 2 को TWO लिखना है, ना कि ये वाला 2 लिख देना है। तो इस चीज़ से भी आप लोग सावधान रहिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले टेंस की ओर, अगला ट्रांसलेशन देखते हैं। टेंस वही है, ट्रांसलेशन अब अगला देखते हैं जो कि अच्छा ट्रांसलेशन है, और इस तरीके से ही ट्रांसलेशन आपको पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। अगर ये कर ले जा रहे हैं तो आप निश्चित रूप से पैसिव वाइज जब चलेगा तो आपको वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। चलिए अब अगला ट्रांसलेशन आप लोग लिखिए और उसको प्रैक्टिस करते रहिए, कॉपी कलम लेकर ही बैठिए इंग्लिश की वीडियो देखते समय, और उसको कॉपी पर नोट डाउन करते, जो ट्रांसलेशन यहाँ पे लिखे जा रहे हैं उसको आप लोग नोट डाउन करते चलिए, जिससे कि आपका नोट्स भी तैयार हो सके और रिवीजन में भी आपको हेल्प मिल सके।
अब एक टाइप ये भी है, एक तो मैंने बता दिया है इंट्रोगेटिव में एक क्या से स्टार्ट होता है और एक जो है क्या क्यों कब कैसे ये लोग बीच में रहेंगे, तो एक मैंने उसका करा दिया। अब एक दूसरा इंट्रोगेटिव देख लीजिए और उसमें नहीं भी दिया हुआ है, तो सारे जो है ये आपके कॉन्सेप्ट है इसमें क्लियर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं हम लोग। तो अब क्यों जब आ गया तो सबसे पहले हम लोग इसकी इंग्लिश लिखेंगे, चूँकि इंट्रोगेटिव ट्रांसलेशन है तो वाई से ये स्टार्ट होगा। अब वाई के बाद आप लोग क्या लिखेंगे, वाई के बाद फिर से आप हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे और फिर वही बात, हेल्पिंग वर्ब जब लिखेंगे तो हेल्पिंग वर्ब जब दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, चूँकि इसमें दो हैं, कौन कौन सी, एक है विल और एक है हैव बीन, तो इन दोनों के बीच में ही कर्ता और नॉट को लिखेंगे। यह चीज़ आप लोग नोट डाउन करिएगा, कर्ता और नॉट को। तो अब यहाँ पे हो जाएगा दे। अगर दे नहीं लिखेंगे यहाँ पे, चूँकि सबसे इसके पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसकी, विल, तो विल लिख दिया। अब हैव बीन ऐसे नहीं लिखना है, हैव बीन लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। तो इसके बीच में हम लोग कर्ता और नॉट, तो कर्ता इसका क्या है, दे, और उसके बाद नॉट। अब यहाँ पे हैव बीन, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक हेल्पिंग वर्ब ये है, एक हेल्पिंग वर्ब ये है, इन दोनों के बीच में कर्ता और नॉट को ही लिखा गया है। इस चीज़ को आप लोग देख रहे हैं, दो हेल्पिंग वर्ब्स के, एक हेल्पिंग वर्ब है हैव बीन और एक है विल, इन दोनों के बीच में कर्ता को लिखा गया है और नॉट को लिखा गया है, तो इसी अनुसार आप लोग लिखेंगे। अब यहाँ पे हैव बीन, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, गोइंग, गोइंग टू जौनपुर, जौनपुर। अब किस लिए, किताब खरीदने, तो नाने नहीं आ गया तो टू लगा के ऐड करिए, टू बाई बुक सिंस मंडे, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से अगर आप लोग लिखते हैं तो निश्चित रूप से आप लोग सही कर ले जाएंगे। तो आपका ये ट्रांसलेशन का पूरा सेगमेंट समाप्त होता है और जो अगला जो सेगमेंट आएगा वो एक्सरसाइज का आएगा, वो फ्यूचर इंडिफिनिट से लेकर के फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक जो जितने भी आपको 4 ट्रांसलेशन पढ़ाए गए उनका जो है समग्र अध्ययन किया जाएगा और उसमें जो है और अच्छे अच्छे ट्रांसलेशन आपको कराए जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को देखते रहिए और लगातार इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए जिससे कि आपको फ़ायदा मिल सके। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।